सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने गत वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम तमाम जो हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं उनके संबंध में जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केवीएस, एनवीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको हम देख रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि आप किसी भी स्तर का एग्जाम देने जाते हो, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो ऑलरेडी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस सीरीज में न केवल हम इन प्रश्नों को देखते हैं बल्कि इनसे संबंधित, इनसे मिलती जुलती जानकारियों के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि हम इनके संबंध में डिटेल में 360 एनालिसिस करते हैं कि वैसा क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है। तमाम जो साथी सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिना किसी देरी किए हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, ये एचटेट 2020 का एग्जाम है, हरियाणा का 2020 का एग्जाम है। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं, क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, डंक का संबंध किसके साथ है। आप ऐसे प्रश्न भी देखेंगे बड़े सिंपल आपको नजर आते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो एग्जाम में जब आप बैठ के उनको देखें, जो सोल्व आप करें तो आपको मुश्किल लगे। तो डंक का संबंध किसके साथ है? बास्केटबॉल के साथ इसका संबंध है। अब ऐसे प्रश्न और भी पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मूलभूत कौशल को देखेंगे तो बास्केटबॉल के मूलभूत कौशल है, उसमें आप डोज, फ्री थ्रो, रिबाउंडिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग, लेअप शॉट, डंक, हुक शॉट, जंप शॉट, फेकिंग, स्क्रीनिंग, ट्रायंगुलर अटैक, शिफ्टिंग, पिवट, जोनल अटैक जैसे नाम आप देख रहे हैं। इनमें पिवट जो है वो कई बार पूछा जा चुका है। डंक की हम चर्चा अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा ले अप शॉट, अब यहाँ पे ले अप शॉट देख रहे हैं। बास्केटबॉल जो गेम है वो शुरू कैसे होता है? जंप बॉल से होता है। जंप बॉल से बास्केटबॉल का खेल जो है वो शुरू होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा स्क्रीनिंग क्या है, बॉक्स आउट टेक्निक क्या है, एम्बीडेक्सटेरिटी क्या है, 1 and 1 क्या है, ये तमाम जो जानकारी हैं वो संबंध किससे रखती हैं? बास्केटबॉल से रखती हैं। तो बास्केटबॉल से अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपको उलझना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये तमाम जो जानकारी है ये आपको हमारी जो नई पुस्तक आने वाली है उसमें मिलेगी। अगर आप पुस्तक परचेज करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है, बुक लिखना है, सिर्फ बुक लिखना है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई कितने लोग हैं जो है इंतजार कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर हम बुक जो है वो लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे। चलिए, डंक के बाद बात करते हैं हम एक्सपेडाइट सिस्टम की। टेबल टेनिस का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्सपेडाइट सिस्टम। और हम हर बार जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है वो कुछ इस तरह का प्रश्न आता है कि एक्सपेडाइट सिस्टम का संबंध किसके साथ है। तो इसका संबंध किसके साथ है? टेबल टेनिस के साथ है। एक्सपेडाइट सिस्टम अन्य आपको किसी भी गेम में नजर नहीं आएगा। तो ये एक्सपेडाइट सिस्टम है क्या और टेबल टेनिस में इसका यूज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक्सपेडाइट सिस्टम लिखा हुआ है। हालांकि हम जब तमाम हमने गेम्स किए हैं यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब पर निशुल्क आपके साथ, तो उसमें ये चीजें एक्सप्लेन ऑलरेडी की जा चुकी हैं, लेकिन फिर एक बार रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। एक्सपेडाइट सिस्टम है क्या? टेबल टेनिस का खेल आप जानते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 का खेल है, जहां पर 11-11 पॉइंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और रैली जो है वो हर पॉइंट के लिए बहुत लंबी चलती है, कि बार बार रिटर्न जो है वो हो रहे हैं। तो कोई गेम बहुत ज्यादा लंबा ना खिंच जाए, इसलिए गेम को छोटा करने के लिए या फिर गेम को जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचा दिया जाए, जल्दी उसका रिजल्ट आ जाए, उसके लिए एक्सपेडाइट सिस्टम लागू किया जाता है। तो एक्सपेडाइट सिस्टम गेम को जल्दी खत्म करने के लिए या फिर गेम को जल्दी परिणाम तक ले जाने के लिए एक्सपेडाइट सिस्टम जो है वो यूज में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक दो कंडीशन है। यदि किसी खेल में कम से कम 18 अंक प्राप्त हो गए हैं, कि दोनों खिलाड़ियों के अगर मिलाकर, एक खिलाड़ी के 6 अंक हैं और एक खिलाड़ी के, अगर मान लीजिए कि एक खिलाड़ी के 8 अंक है और दूसरे के अगर 9 अंक है, फिर भी नहीं हुए, सॉरी, 9 अंक दोनों के अगर है, तो एक्सपेडाइट सिस्टम वहां पर नहीं लगेगा। एक्सपेडाइट सिस्टम कब लगेगा? अगर किसी दोनों खिलाड़ियों के मिलकर 18 अंक हो गए हैं तो एक्सपेडाइट सिस्टम नहीं लगेगा। ध्यान रखना आपने, क्योंकि फिर तो 11 अंक का पॉइंट, 11 पॉइंट का एक सेट है, तो सेट के ऑलरेडी वो करीब पहुंच चुका है। या फिर 10 मिनट गेम के अंदर या फिर खेल के अंदर हो गए हैं, तो दोनों खिलाड़ी अगर रिक्वेस्ट करें तो एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो सकता है, लेकिन ये 18 अंक नहीं बने होने चाहिए। 18 अंक कंबाइंड, दोनों खिलाड़ियों के मिलकर 18 अंक बनने से पहले, जब 10 मिनट हो जाएं और दोनों खिलाड़ी रिक्वेस्ट करें कि एक्सपेडाइट सिस्टम लागू कर दिया जाना चाहिए, तब एक्सपेडाइट सिस्टम लागू हो जाता है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये लागू होने के बाद होगा क्या? इसके बाद, इस सिस्टम के लागू होने के बाद, प्रत्येक खिलाड़ी खेल के अंत तक, एक बार लागू होने के बाद पूरे खेल तक, पूरे गेम तक, पूरे मैच तक ये लागू रहेगा। अंत तक बारी बारी से 1 अंक के लिए सर्विस करेंगे।
पहले तो एक खिलाड़ी के पास दो सर्विस थी, पॉइंट कोई भी लेके जा रहा है, लेकिन ये लागू होने के बाद एक सर्विस ये करेगा, एक सर्विस वो करेगा, तो सर्विस जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर शिफ्ट होगी, बहुत जल्दी चेंज होगी। और यदि प्राप्त करने वाला खिलाड़ी, प्राप्त करने वाला खिलाड़ी यानी कि रिसीवर, दो खिलाड़ी है, एक सर्व कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है जिसकी सर्विस नहीं है, अगर रिसीवर सर्विस सामने वाला कर रहा है और मैं रिसीव कर रहा हूं, तो रिसीव करने वाला खिलाड़ी या कोई जोड़ी, अगर दो दो व्यक्ति वहां पर खेल रहे हैं, तो जोड़ी रैली में 13 बार सही रिटर्न करता है तो रिसीवर को 1 अंक मिलेगा। अब अगर मान लो कि वहां से सर्विस शुरू हुई और पहला मैंने रिटर्न कर दिया, इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 13 रिटर्न कर दिए, तो 13 रिटर्न करते ही मेरा पॉइंट बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से मान लो कि डू एंड डाई रेट जैसा होगा कि जो सामने सर्विस कर रहा है उसको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको आक्रामक खेलना पड़ेगा, अगर वो भी डिफेंसिव खेलेगा ये भी डिफेंसिव खेलेगा तो पॉइंट इसका बन जाएगा। इसलिए गेम को जल्दी खत्म करने की विधि ये इस तरह भी काम करती है। एक बार शुरू होने के बाद एक्सप्लॉइट प्रणाली मैच के अंत तक चालू रहेगी। अब मुझे लगता है कि इस एक्सप्लॉइट सिस्टम को आप वापस नहीं भूलने वाले हैं। इसका संबंध टेबल टेनिस के साथ है और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, इसके संबंध में आपको कोई भी डाउट जो है वो आशा करता हूं कि नहीं रह गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एस। एस का संबंध किसके साथ है? टेनिस के साथ है। टेनिस के साथ भी कह सकते हैं आप, वॉलीबॉल के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये प्रश्न जो पूछा जाएगा वो टेनिस के साथ। अब अगर कोई विद्यार्थी कहे कि अगर दोनों ऑप्शन में आ गए, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं। जब टेनिस आएगा तो टेनिस के साथ फुटबॉल दिया हुआ मिलेगा, हॉकी दिया हुआ मिलेगा, बास्केटबॉल दिया हुआ मिलेगा, ऐसे ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। अगर मान लो कि ड्रिबलिंग है या फिर डोजिंग है, तो अगर ड्रिबलिंग फुटबॉल में भी है, हॉकी में भी है, बास्केटबॉल में भी है, हैंडबॉल में भी है, अगर हर खेल में ड्रिबलिंग है, तो वो ड्रिबलिंग का क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो ड्रिबलिंग का क्वेश्चन बैडमिंटन के साथ पूछेगा, टेनिस के साथ पूछेगा, टेबल टेनिस के साथ पूछेगा, चेस के साथ पूछेगा, और उसमें एक ऑप्शन फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल देके देगा वो आपको। ये सारी के सारे क्वेश्चन जो सही उत्तर बनते हैं वो एक साथ नहीं आएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना, तो वो आपने डरना नहीं है। तो एस एक ऐसी सर्व है, जब आप सर्विस करते हैं तो एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी सर्व है जो परफेक्ट है, जिसको सामने वाला छू नहीं पाए, वो उसके नजदीक से गुजर जाए और उसको छू नहीं पाए, और उसके लिए पॉइंट, जो सर्व कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है, उसके लिए पॉइंट बन जाए, उसको क्या कहते हैं? एक परफेक्ट सर्विस को एस कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या इसके संबंध में कुछ और मूलभूत कौशल है। जी हाँ, यहाँ पर हम टेनिस के मूलभूत कौशल या शब्दावली के बारे में देखते हैं। पासिंग शॉट, बेस लाइन, ड्यूस, फोल्ट, डबल फोल्ट। डबल फोल्ट कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना है आपने, डबल फोल्ट कई बार पूछा हुआ है। डबल फोल्ट का संबंध किसके साथ है? ये टेनिस के साथ ही संबंध है। फिर है किल, कि जब आप रैली को फिनिश करते हैं, रैली चल रही है और रैली को फिनिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? किल कहते हैं। लेट, लेट भी एक शब्द है, कि मान लीजिए कि जब रैली खत्म तो हो गई है, रैली टूट गई है। रैली क्या है? कि जब एक पाले से दूसरे पाले में गेंद लगातार आती जाती रहती है। रैली वॉलीबॉल में भी है, रैली टेबल टेनिस में भी है, रैली टेनिस में भी है, रैली बैडमिंटन में भी है, इन सब में रैली है। तो रैली का मतलब क्या है? कि जब गेंद एक पाले से दूसरे पाले में लगातार आ रही है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी का भी पॉइंट नहीं बनता लेकिन गेंद रुक जाती है, या फिर ऐसी परिस्थिति आती है कोई कि जहां पर पॉइंट किसी का नहीं बना लेकिन रैली जो है वो टूट चुकी है। जैसे मान लो कि अगर आप सर्व कर रहे हैं और आपकी बॉल जो है वो नेट के साथ लगकर दूसरी तरफ गिर जाए सर्विस के समय, तो वो लेट होगा। तो लेट भी आपने ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, रैली भी कई बार पूछा जा चुका है। एस हम बात कर चुके हैं। लव का मतलब क्या है? जीरो। जब आप पॉइंट्स को बताते हैं कि 1 लव, 2 लव, 3 लव, की 3-0, 2-0, 1-0, तो लव शब्द वहां पर आएगा। सेट पॉइंट, फ्लैट सर्विस, स्लाइस सर्विस, चॉप। अब चॉप यहां भी है, चॉप टेबल टेनिस में भी है, चॉप बैडमिंटन में भी है। वॉली, बगेल, 6-0 से मैच जीतना, 6-0 से मैच। अब यहां पर देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आपने, टेनिस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट्स लेके आप एक गेम जीतते हैं। गेम, कुछ गेम को मिलाकर एक सेट जीता जाता है और कुछ सेट को मिलाकर एक मैच जीता जाता है। ये प्रोसेस यहां पर रहती है कि सबसे पहले आप पॉइंट्स जीतेंगे, और जब आप 4 पॉइंट जीतते हैं, 15-30, 15-30 और फिर 40-40 के बाद अगला जो गेम पॉइंट है, जब आप 4 पॉइंट जीतते हैं तो 4 पॉइंट जीतने के बाद एक गेम जीतते हैं। कुछ गेम जीतने के बाद आप एक सेट जीतते हैं, और कुछ सेट जीतने के बाद आप मैच जीतते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? 6-0 से मैच जीतना, 6-0 से सेट जीतते हैं। जब 7 का मैच चल रहा हो तो 7 में से अगर आप 6 जीत लेते हैं तो वो क्या है? बगेल है। सर्विस ब्रेक,
अगला है सर्विस ब्रेक। तो इतने सारे जो शब्दावलियां हैं ये टेनिस से संबंध रखती हैं। अगला जो हमारे पास है बीमर। बीमर क्रिकेट। बीमर का संबंध किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। बीमर है क्या? देखिए अलग अलग तरह की बॉल है, शॉर्ट पिच बॉल है, हाफ वाली बॉल है, यॉर्कर बॉल है, उसी तरह से एक बीमर बॉल है। लेकिन बीमर बॉल जो है वो असंवैधानिक है, या फिर क्रिकेट के नियमों के हिसाब से एक मान्य बॉल नहीं है, एक लीगल बॉल नहीं है, इलीगल बॉल है। ये बॉल कौन सी है कि जहां पर बॉलर जो है, हो सकता है कि उसके हाथ से बॉल निकल गई हो, जब बॉलर कमर से ऊपर बॉल फेंके और वो भी बिना ठप्पा खिलाए, कमर से ऊपर जब बॉल आती है, और या फिर आप कह सकते हैं कि सीने की तरफ बॉल आती है, या फिर खिलाड़ी के शरीर को निशाना बनाया जाता है, बिना ठप्पा खाए बॉल आती है, तो वो बीमर कहलाती है। तो बीमर एक इलीगल डिलीवरी है, एक लीगल डिलीवरी नहीं है, एक मान्य डिलीवरी नहीं है, अमान्य डिलीवरी है, एक मान्य गेंद है जो बॉलर जो है वो खास तौर पर तेज गेंदबाज जो है वो फेंकते हैं। तो बीमर का संबंध किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। अब क्रिकेट के अंदर उपयोग होने वाले कुछ और शब्द भी देख लेते हैं। मेडन ओवर, वो ओवर जिसमें कोई भी रन नहीं दिया हो। फॉलो ऑन, टेस्ट क्रिकेट से इसका संबंध है। रबर, एक तरह से सीरीज को जीतना रबर हो जाएगा। एशेज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट सीरीज है। कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल। डेड बॉल क्या है कि जब खेल रुक चुका है, उस समय कोई रन के लिए नहीं दौड़े, कोई रन आउट नहीं करेगा, यानी कि गेंद डेड हो जाना, यानी कि गेम रुक चुका है। ओवरथ्रो, बाय, लेग, कवर, ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लांस, स्ट्रोक, सपोर्ट, पुल, सिक्स, फॉलो ऑन। फॉलो ऑन यहां भी आ चुका, फॉलो ऑन पहले भी आ चुका है। टर्न, गॉम्बी, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर। कई बार यॉर्कर पूछा जा चुका है। यॉर्कर का संबंध किसके साथ है? ध्यान रखना, यॉर्कर का संबंध किसके साथ है? फॉलो ऑन एक बहुत अच्छा शब्द है जो सिर्फ यही आता है, उस फॉलो ऑन को भी आप ध्यान रखना। वैसे तो फॉलो ऑन खो खो के अंदर भी प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद बाउंसर, हिट, हैट्रिक, राउंड द विकेट, चाइना मैन। चाइना मैन कई बार पूछा गया है। चाइना मैन कई बार पूछा गया है। चाइना मैन का संबंध किसके साथ है? चाइना मैन का संबंध है स्पिनर के साथ। और वो स्पिनर भी कैसा होगा? वो स्पिनर भी लेफ्टी होगा। वो स्पिनर भी कैसा होगा? लेफ्टी होगा। जो लेफ्ट हैंड से लेग स्पिन कर रहा है उसको क्या कहते हैं? चाइना मैन कहते हैं। जैसे कुलदीप यादव अभी चाइना मैन बोल रहे हैं। गुगली, गुगली क्या है? अब गुगली भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखना है। गुगली है कि जब राइट हैंडेड लेग स्पिनर जो है, लेग स्पिनर अगर मान लीजिए कि मैं आपको बॉल करूंगा तो मेरी बॉल इस तरह जाने के बाद, ठप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाएगी, ठप्पा विकेट की लाइन में खाएगी और वहां से बाहर की तरफ जाएगी। गुगली क्या होगी? जब लेग स्पिन ना होकर अंदर की तरफ आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? गुगली कहते हैं। तो गुगली एक, जो मैं मार्क यहां पर कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, इंपॉर्टेंट कौशल हैं। डक हो जाएगा, डक यानी कि जीरो पर आउट होना भी डक है। और बाउंसर जब गुजर रहा है तो बाउंसर से बचने के लिए आप नीचे बैठ जाते हैं, वो भी क्या है? डक है। दोनों ही डक है। गली, सिली पॉइंट, ये दोनों के दोनों क्या है? फील्डिंग की एक पोजीशन है। फील्डिंग की एक पोजीशन है। डेकवर्थ लुईस नियम, डेकवर्थ लुईस नियम है कि क्रिकेट के अंदर बरसात हो जाने पर आप रन रेट, औसत रन निकालकर एक फॉर्मूला है जिससे आप, अगर मान लीजिए कि 50 ओवर का मैच है तो उसको 25 ओवर में आप तब्दील कर दें, 30 ओवर में तब्दील कर दें, 40 ओवर में तब्दील कर दें, तो तब्दील करने के बाद नया जो स्कोर मिलेगा, अब जाहिर सी बात है कि एक टीम ने 50 ओवर में 300 रन बनाए हैं और बरसात हो गई और मैच का समय हमारे पास कम रह गया, तो मैच हमने 35 ओवर का कर दिया। अब 35 ओवर में 300 रन तो नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि ओवर कम हुए तो रन भी कम होंगे, तो फिर रन रेट के हिसाब से कितनी विकेट बची थी उसके हिसाब से उन रन को भी कम किया जाएगा। तो जब ओवर और रन कम होते हैं तो वो नियम कौन सा होता है? डेकवर्थ लुईस नियम होता है। बीमर की बात अभी कर चुकी हैं। और मार्कडिंग एक नियम है, जब, या फिर एक आप कह सकते हैं कि रनआउट का तो एक तरीका है, लेकिन इसको एथिकल नहीं माना जाता। मान्य है, वैध है, अगर मार्कडिंग हो जाएगा तो आउट दिया जाएगा, लेकिन इसको मान्य नहीं माना, इसको एथिकल नहीं माना जाता। ठीक बात है, लेकिन इसको मान्य है लेकिन एथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है। ये दोनों चीजों के बीच में फर्क है। होगा क्या? मान लीजिए कि बॉलर बॉल फेंक रहा है और बॉल फेंकने से पहले एक बैट्समैन जो है वो रन लेने की उसको जल्दी है और वो बार बार बॉल फेंकने से पहले अपनी क्रीज को छोड़ रहा है, तो उस समय बॉलर जो है रन आउट कर सकता है बैट्समैन को। उसको क्या कहा जाएगा? मार्कडिंग कहा जाएगा। तो ये शब्द जितने मैं मार्क कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण है, इनको आपने ध्यान जरूर रखना है, इनको आपने जरूर ध्यान रखना है क्रिकेट से संबंधित। चलिए,
दो पीपल की पत्तियां उल्टा किसका प्रतीक चिन्ह में है? दो पीपल की पत्तियां एक सीधी और एक उल्टी किसके प्रतीक चिन्ह में है? यहां पर आप नाडा देख रहे हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके बारे में विस्तृत बात हमारी पिछली क्लास में जो है वो हो चुकी है। हालांकि इसको फिर एक बार आप यहां पर देख लीजिए, एक बार पुनः आप इसको यहां पर देख लीजिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यहां पर आप ये पीपल के पत्ते देख रहे हैं और यहां पर आप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और यहां पर आप इसका आदर्श वाक्य जो है प्ले फेयर, निष्पक्ष खेल भी लिखा हुआ देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल रत्न जीतने वाली प्रथम टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन सी है? मनिका बत्रा। प्रथम टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन सी है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा के संबंध में वो प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, क्योंकि रिसेंटली ही इन्होंने, अभी अगर देखें तो 2020 में इन्होंने खेल रत्न जीता था या फिर खेल रत्न सम्मानित किया गया था। यहां पर हम देखते हैं कुछ खिलाड़ियों के नाम आप यहां पर देख रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों के नाम आप यहां पर देख रहे हैं जिनको अपने खेल में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है या फिर प्रथम व्यक्ति वो हैं। अगर भारोत्तोलन में बात करें, वेट लिफ्टिंग में बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये पहली महिला है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेनिस के अंदर लिएंडर पेस, टेनिस के अंदर व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस है। उसके बाद बात करें क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, एथलेटिक्स में ज्योतिर्मयी सिकंदर है, हॉकी में धनराज पिल्ले हैं, बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद है। पुलेला गोपीचंद एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे कोच या फिर एक ऐसे व्यक्ति जिनको खिलाड़ी के रूप में अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और कोच के रूप में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, 2018 में पूछा गया था, ध्यान रखना है। शूटिंग अभिनव बिंद्रा, और जब इनको शूटिंग में ये पुरस्कार मिला तो ये सबसे युवा खिलाड़ी थे, लेकिन अभी ये खिताब इनके पास नहीं है। अभी डी गुकेश जो है उनके पास ये किताब है। हालांकि बहुत ज्यादा आयु में फर्क नहीं था, दोनों ने 18 साल की उम्र में ये खिताब जीता था, लेकिन कुछ दिनों और महीनों की वजह से डी गुकेश अभी सबसे युवा भारतीय हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर तो सुशील कुमार हैं, बात करें जिम्नास्टिक में तो दीपा कर्माकर है, बात करें टेबल टेनिस में तो मनिका बत्रा है, जो हमारा प्रश्न है। बात करें फुटबॉल की तो सुनील छेत्री 2021 में खेल रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बने। ये तमाम जानकारी आपको हमारी जो नई पुस्तक आ रही है उसमें मिल जाएगी, तो कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपके पास ये जानकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। वैसे तो बहुत सारे मुख्यालय हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, कुछ लुजाने के अंदर है, कुछ ज्यूरिक के अंदर है, बेसल के अंदर हैंडबॉल का है, मीज के अंदर बास्केटबॉल का है, तो बहुत सारे मुख्यालय यहाँ पर हैं। तो फुटबॉल के संबंध में या फिर फीफा के संबंध में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम यहाँ पर जुटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप ये छोटा सा पोस्टर देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम जानकारी फीफा के संबंध में आपको दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खूब सारी जानकारी आपको मिलती रहे अच्छे अच्छे रंगों में, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको QR कोड को सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, अन्यथा आप @PTI_exams सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकते हैं। चलिए फीफा के बारे में पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय व महत्वपूर्ण तथ्य, फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही है। फीफा अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हालांकि हाल फिलहाल के समय में ये नहीं पूछा गया प्रश्न, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व में रहा है, बहुत ये प्रश्न पूछा गया है। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना कब होती है? 21 मई 1904 में इसकी स्थापना होती है। 1904 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? रॉबर्ट ग्यूरिन। मुख्यालय इसका कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। अब गियानी इन्फेंटिनो के संबंध में जो प्रश्न है वो 2019 के आसपास, 17 के आसपास, 20 के आसपास खूब पूछा गया है। उसके पीछे वजह यह है कि इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और जब अध्यक्ष बदला गया तो वो प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है। प्रथम विश्व कप कहां हुआ है? 1930 उराग्वे में हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल का कहां हुआ है? उराग्वे में हुआ है। सबसे सफल टीम कौन है विश्व कप की? ब्राजील है, जिसने 5 बार विजेता रही है।
अंतिम विजेता, पिछला जो विश्व कप हुआ उसमें विजेता कौन रहे? अर्जेंटीना विजेता रही है 2022 में, और इन्होंने अपना तीसरा खिताब जीता है। लियोनेल मेसी इस टीम में थे जिन्होंने अपना करियर का पहला विश्व कप जीता था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप, अगला जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कहां पर होगा? अगला विश्व कप अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में आयोजित होगा। 3 देशों के अंदर आयोजित हो रहा है, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और मैक्सिको के अंदर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होने जा रहा है। उसके बाद 4-4 साल से विश्व कप आते हैं। 2030 का फीफा विश्व कप कहां हो रहा है? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के अंदर हो रहा है। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के अंदर 2030 का विश्व कप होने जा रहा है। 2034 का फीफा विश्व कप की घोषणा भी हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है। तो अभी अगर आप देखें तो ये और ये तीनों आपने बहुत ध्यान रखने हैं। अगर थर्ड ग्रेड की बात करें तो जब आपका एग्जाम होगा 2026 में, तो तब तक ये विश्व कप हो चुका होगा। तो इस विश्व कप में विजेता कौन रहा है, सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ ही 2030 और 2034 के जो विश्व कप होने जा रहे हैं उनके संबंध में भी आपको जानकारी होनी लाजमी है। अगला विश्व कप कहां हो रहा है 2034 का? सऊदी अरब में हो रहा है। सऊदी अरब में विश्व कप जा रहा है। और अगर आप यहां पर देखें, अर्जेंटीना ने जब ये खिताब जीता है तो ये कतर में खिताब जीता है। यहां पर ये खिताब कहां जीता है? 2022 में जो हुआ कतर में हुआ है। तो मात्र 10 वर्षों के अंदर, मात्र 10 वर्षों के अंदर विश्व कप पुनः कहां पर आ गया? मिडिल ईस्ट में आ गया है। तो ये भी एक थोड़ा सा सवालों के घेरे में है कि 10 साल हुए हैं, 2022 में हुआ है और 2034 में हम 10-12 साल में पुनः विश्व कप जो है वो मिडिल ईस्ट को दे रहे हैं। कुछ समूह है, कुछ देशों का समूह है, वहां पर विश्व कप दोबारा जा रहा है। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर आप देखें कि अगला जो विश्व कप स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के अंदर हो रहे हैं, तो यहां पर कुछ मैच जो है वो अर्जेंटीना को दिए जाएंगे, उराग्वे को दिए जाएंगे। कुछ मैचेस, बहुत ज्यादा मैच नहीं होंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड मैच जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर जाएंगे। तो उराग्वे के अंदर, और खास बात इसके पीछे वजह क्या है कि 2030 का विश्व कप है। विश्व कप को 100 वर्ष हो रहे हैं, विश्व कप शुरू होने को 100 वर्ष हो रहे हैं। तो उराग्वे जहां से ये विश्व कप शुरू हुआ है, उस आयोजन स्थल पर या फिर वहां पर उस देश में 100 वर्षों के बाद हम वापस विश्व कप को लेकर जा रहे हैं। जहां से शुरुआत होती है वहां पर विश्व कप पहुंचने में या विश्व कप के मैच को पहुंचने में 100 वर्ष लग जाते हैं, और यहां पर ये विश्व कप दोबारा 10-12 वर्षों के बाद मिडिल ईस्ट के पास दोबारा आ रहे हैं। और जो पिछले जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया क्यों गया था? क्योंकि उन्होंने कतर को विश्व कप दिया था। उसके पीछे बहुत भ्रष्टाचार हुआ कि ये इस देश को विश्व कप कैसे मिल चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये अध्यक्ष भी विवादों के घेरे में रहें, ध्यान रखना इस बात को। प्रथम विश्व कप महिला के बारे में बात करें तो 1991 में हुआ है। सबसे सफल टीम अमेरिका है, 4 बार खिताब जीता, और अंतिम विजेता स्पेन है। 2023 में अपना प्रथम विश्व कप इन्होंने जीता था। चलिए भाई आगे बढ़े। संदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल कौन से गेम के खिलाड़ी हैं? कबड्डी के खिलाड़ी हैं, सभी लोग जो है इनको जानते हैं। वॉलीबॉल में एंटीना, एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वॉलीबॉल में एंटीना एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वॉलीबॉल में नेट से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट के संबंध में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें एंटीना की, पहले तो देखिए एंटीना है क्या। यहां पर हम तस्वीर देखते हैं, आपको यहां पर एक लाल रंग से और सफेद रंग से बनी हुई एक छड़ दिखाई दे रही है, एक पतली रोड दिखाई दे रही है, एक एंटीना रूपी एक संरचना दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि ये शुरुआत कहां हो रही है इसकी शुरुआत यहां से हो रही है, और यहां पर नेट के साथ साथ यहां पर, और फिर नेट से बाहर की तरफ भी कुछ है। ये इसको क्या कहेंगे? एंटीना कहेंगे। और दोनों तरफ ये लगी हुई रहेगी, दोनों तरफ ये लगी हुई रहेगी। यहां पर आप देखिए, जहां पर ये लाइन है उस लाइन के बिल्कुल ऊपर, जो आउटलाइन है उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ एंटीना यहां पर लगी हुई है। एंटीना की कुल जो दूरी है या फिर कुल जो लंबाई है वो 1.80 मीटर है। 10 मिलीमीटर इसका क्या है? व्यास है। इसका व्यास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ध्यान रख लेना। महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है कि 0.80 मीटर या फिर 80 सेंटीमीटर। बाहर की तरफ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। और यहां पर अंदर की तरफ नेट में कितने हैं? 100 सेंटीमीटर। और कुल मिलाकर ये कितनी हो जाएगी? 180 सेंटीमीटर या फिर 1.80 मीटर। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखना कि मैन और वीमेन की या फिर महिला और पुरुष के लिए जो नेट की ऊंचाई है वो कितनी है। अगर बात करें पुरुषों के लिए तो 2.43 मीटर, और बात करें महिलाओं की तो 2.24 मीटर। 2022 के थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। यहां भी आपने ध्यान रखना है कि अगर जमीन से यहां तक देखें तो महिला और पुरुष के लिए वॉलीबॉल का नेट अलग अलग ऊंचाइयों पर लगा हुआ आपको मिलेगा।
ध्यान रखना है आपने। लेकिन एंटीना जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगी, एंटीना दोनों के लिए सेम रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि वॉलीबॉल के संबंध में ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करें खेल रत्न की। खेल रत्न जो भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसको आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। नगद रुपए कितने दिए जाएंगे? रुपए कितने दिए जाएंगे इसमें? 25 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। क्या इतने रुपए और कहीं दिए जा रहे हैं, या फिर जो इंडिविजुअल या खिलाड़ी को जो प्राइस दिए जा रहे हैं, क्या उतने रुपए किसी अन्य को दिए जा रहे हैं, कोच को या खिलाड़ी को? नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा रुपए खिलाड़ी को सम्मान में जब दिए जा रहे हैं तो खेल रत्न में दिए जा रहे हैं। और खेलों का सर्वोच्च सम्मान है, खेलों का आप कह सकते हैं किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान यही है। उसके अलावा आप नागरिक सम्मान उनको दे सकते हैं, लेकिन खेलों के लिए स्पेशल दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भारत में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही है। शुरुआत कब हुई है? 1991-92। प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? विश्वनाथ आनंद, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, जो 1987 में ग्रैंड मास्टर बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब विश्वनाथ आनंद ना पूछकर प्रथम महिला पूछा जाएगा। प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, ध्यान रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी को 95 के अंदर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रथम पुरुष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। इसमें आपको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, मेडल दिया जाएगा। अब यहां पर प्रतिमा नहीं दी जाती है आपको, स्टैचू या फिर आप क्या कह सकते हैं उसको, एक मूर्ति नहीं दी जाती है आपको, एक मेडल दिया जाता है, उसके ऊपर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न लिखा हुआ मिलेगा, और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि आपको सेरेमनी के लिए पोशाक भी दी जाएगी, कि आप वहां पर प्रेजेंटेबल लगे, या फिर वहां पर आप रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ना चले जाएं, सब एक जैसे कपड़े पहन के वहां पर जाएं। क्योंकि आप राष्ट्रपति के सामने जा रहे हैं तो वहां पर उनके सामने जाने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो खेल रत्न के संबंध में आपने ये बात ध्यान रखनी है। टेबल टेनिस ओलंपिक स्तर पर कब शामिल हुआ? 1988 सियोल में। टेबल टेनिस 1988 में। 1988 के संबंध में आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय तीरंदाजों ने प्रथम बार भाग कब लिया? 1988 सियोल ओलंपिक में ही लिया है। लेकिन तीरंदाजी शामिल कब हुआ ओलंपिक में? 1972 में हुआ, यह भी ध्यान रखना है। 1988 में ही दूसरी बार एशिया में आयोजन किया जाता है, दूसरी बार एशिया में आयोजन जो है वो होता है टेबल टेनिस के संबंध में। बहुत सारे खेल हैं यहाँ पर जो अलग अलग वर्षों में जुड़े हैं, जैसे 1964 में वॉलीबॉल है, 1964 में ही आप बात कर सकते हैं जूडो के बारे में। 1928 में महिलाओं ने एथलेटिक्स में भाग लेना शुरू किया। खूब सारे खेल हैं जो अलग अलग समय पर जुड़ते रहे हैं। अगर 2012 की बात करें तो बॉक्सिंग में महिलाओं ने भाग लेना 2012 में शुरू किया है। तो ऐसे अलग अलग खेल हैं, महिलाओं ने कब भाग लेना शुरू किया, पुरुषों ने भाग लेना कब शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने गेम किए हैं तो गेम में लगभग सारे हमने कवर किए हैं, तो उनकी एक सूची बना लीजिएगा आप, और वो याद रखिएगा। वहां से एक आधा प्रश्न जो है वो हमेशा पूछा जाता है। एक प्रश्न ये भी बहुत अच्छा बनता है कि ओलंपिक खेलों में बहुत सारे खेल बार बार अलग अलग वर्ष में जुड़ते रहे हैं, लेकिन जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तलवारबाजी और तैराकी जैसे कुछ खेल हैं जो 1896 से लगातार चले आ रहे हैं, और एक भी आयोजन में वो एब्सेंट नहीं रहे हैं। जब आयोजन हुआ है तो जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तलवारबाजी और तैराकी ये सब में शामिल हुए हैं। तलवारबाजी को कई बार अगर फेंसिंग लिख दें तो उसमें आपको परेशान नहीं हो जाना है। तलवारबाजी को फेंसिंग कहा जा सकता है, तैराकी को स्विमिंग या फिर एक्वेटिक्स भी कहा जा सकता है, और साइकिलिंग, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स ये कहीं कभी भी एब्सेंट नहीं हुए हैं ओलंपिक प्रोग्राम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई क्या है? 21 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। 21 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। चलिए इसके संबंध में कुछ और देखते हैं। नेट जो है वो 20 फीट चौड़ा है, 6.1 मीटर 6.1 मीटर चौड़ाई में है। अगर बात करें आप हाइट की, नेट की पोल पर 5.1 फीट 1.55 मीटर ऊंचाई होगी, व मध्य में 5 फीट ऊंचाई होगी। नेट गहरे रंग और समान मोटाई की जालीदार महीन डोरी से बना होना चाहिए, जो 15 नहीं होनी चाहिए। नेट का शीर्ष जो 75 मिलीमीटर टेप पर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि साइड में तो 5.1 है
और यहाँ पर कितना है 5 है। इसके अलावा अगर मीटर में बात करें तो 1.524 इस तरह से कुछ 425 सेंटीमीटर जो है वो मध्य में ऊंचाई रहेगी। और एक आप यहाँ पर 60 इंच भी ऐड कर सकते हैं। जो नई बुक आ रही है उसमें 60 इंच जो है ऑलरेडी ऐड जो है वो कर दिया गया है। ये थोड़े से पुराने हमारे पास नोट्स हैं तो वहां से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप 3 इकाइयों में यहाँ पे 3 वैल्यूज में दी हुई है। इंच में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फीट में है, यहाँ पर मीटर में भी है। अब मीटर के अंदर 1.524 इस तरह से कुछ वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया जहां पर 1.542 भी ऑप्शन था, 1.524 भी ऑप्शन था, यानी कि इतना करीब क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इन तीनों को आपने याद रखना है। अगर आप नेट की बात करें तो तीनों ही मीटर के अंदर, फीट के अंदर और इंचेस के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर आपको याद रखना है। जरूरी है कि हर कहीं से भी प्रश्न जो है वो किसी तरह का पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ओलंपिक अभियान की मान्यताएं या फिर वैल्यूज, ओलंपिक अभियान की मान्यताएं क्या है या फिर ओलंपिक अभियान जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है या फिर किस चीज को बढ़ावा इसमें दिया जाता है? एक्सीलेंस को, श्रेष्ठता को। किस में एक्सीलेंस? स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस कि आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और उसमें आप एक्सीलेंट है तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। रिस्पेक्ट, आपस में जो खिलाड़ी हैं, देश हैं, कोचेज हैं, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव बढ़े। जब श्रेष्ठता का निर्धारण हो तो जाहिर सी बात है कि आपके बीच में इज्जत बढ़े या फिर रिस्पेक्ट बढ़े। और फ्रेंडशिप, पूरे विश्व के अंदर भाईचारा या फिर शांति जो है उसका प्रतीक भी है ये। तो एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, श्रेष्ठता, आदर और मित्रता। इसके संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओलंपिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ओलंपिक जो है, जिस तरह से आप आदर्शवाद मानते हैं, जिस तरह से आप प्रयोजनवाद मानते हैं, प्रैग्मेटिज्म मानते हैं, नेचुरलिज्म मानते हैं, उसी तरह से खूब सारे दर्शन हो सकते हैं। उसी तरह ओलंपिक भी अपने आप को एक विचारधारा मानता है, या फिर ओलंपिक वाद जो है, ओलंपिज्म जो है, उसको भी ये क्या मानते हैं? एक अपने आप में एक दर्शन मानते हैं या फिर जीवन जीने की एक पद्धति मानते हैं। क्या मानते हैं? ओलंपिज्म इज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें विच प्लेसेस स्पोर्ट्स एट द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसमें खेलों के माध्यम से मानवता की सेवा की जाती है या फिर मानवता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है खेलों के माध्यम से। ये विचारधारा किसकी है? ये ओलंपिक वाद की विचारधारा है। एक नई चीज आपने यहां पर देख लेनी है। विजन क्या है? बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। और ये क्या करना चाहते हैं, किस तरफ जा रहे हैं? ये हमारा कोई ना कोई एक, आप कह सकते हैं कोई ना कोई एक रास्ता है जिस तरफ हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ओलंपिक मूवमेंट जो है, ओलंपिक आंदोलन जो है, वो किस तरफ जा रहा है या फिर क्या उनका मकसद है? वो एक बेहतर विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। किसके माध्यम से? खेलों के माध्यम से। और यहां पर आप वैल्यूज देख रहे हैं, ओलंपिक के मूल्य देख रहे हैं, जो है एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, जो अभी हम बात करके आए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। हॉकी में स्वयं के शरीर या फिर स्टिक से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने से रोकना क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। लॉन्ग जंप की तकनीक कौन कौन सी है? लॉन्ग जंप की तकनीक के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक साथ भी पूछा गया है, इनको अलग अलग भी पूछा गया है। जैसे सेल तकनीक किसकी है, हैंग तकनीक किसकी है, हिचकिक तकनीक किसकी है, और नीचे ऑप्शन में लॉन्ग जंप, पोल वोल्ट, डिस्कस थ्रो, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे आपको लॉन्ग जंप के साथ। जाहिर सी बात है। तो हिचकिक, सेल और हैंग किसकी तकनीक है? लॉन्ग जंप की तकनीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और आगे आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। बात करते हैं एचटेट 2019 की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम महासचिव कौन थे? पिछली क्लास में हमने बात किया था, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट, अब एक चीज आप यहां पर और नोट कीजिएगा, हम क्रम से चलते आ रहे हैं और आप देखेंगे कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये भी आप नोट कीजिएगा। जब तक हमारा ये पूरा का पूरा खत्म होगा तब तक आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। तो आप अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि यूनिट नंबर 2 जहां से गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रश्न आते हैं, वहां से प्रश्नों की गलत होने की संभावना न के बराबर रह जाएगी। तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट यहां पर होते हैं आमतौर पर, और इतने सारे प्रश्न तो लगभग इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऑलरेडी निकाली जा चुकी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम महासचिव कौन है?
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में होती है, और संरक्षक के रूप में या फिर शुरुआती दिनों में जो व्यक्ति इसको बढ़ावा देने का काम करता है वो है सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा 1919 से जुड़े हैं ओलंपिक अभियान के साथ, और उसी समय उनको इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। पहले वो व्यक्ति थे भारत से जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया, और 1927 में पहले वो अध्यक्ष भी बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही प्रथम महासचिव किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर ए.जी. नोहरेन को। ए.जी. नोहरेन को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ये व्यक्ति वाईएमसी से जुड़े हुए थे और बहुत लंबे समय तक वाईएमसी मद्रास आप जो देखते हैं, जो वाईएमसी कॉलेज है, कॉलेज बनने से पहले वहां पर ये कार्य किया करते थे, और वहां पर कॉलेज के निर्माण में भी इन्होंने सहयोग दिया। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के निर्माण में इन्होंने सहयोग दिया। जो पहला एथलेटिक टूर्नामेंट हुआ उसको आयोजन करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। अब हालांकि उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शंस है, कहीं पर लिखा हुआ है कि वो लाहौर में हुआ, कहीं पर लिखा हुआ है वो दिल्ली में हुआ। 8 व्यक्तियों की एथलेटिक्स की टीम जो है वो भारत ने 1924 के पेरिस ओलंपिक में भेजी थी, और उस टीम के सिलेक्शन के लिए ए.जी. नोहरेन, एच.सी. बक और साथ में उनको सहयोग जो जी.डी. सोंदी ने दिया है, तो इन्होंने मिलकर जो है वो इंडियन ओलंपिक गेम्स करवाए लाहौर में। लेकिन कहीं कहीं एथलेटिक्स टूर्नामेंट के संबंध में दिल्ली भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ए.जी. नोहरेन के बारे में तमाम जानकारी आपको दी जा चुकी है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? कपिल देव ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये भी देखिएगा, ये एचटेट का एग्जाम है, हरियाणा का एग्जाम है। तो अगर हम कल की या फिर पहले की क्लास की बात करें तो पहले की क्लास में भी हरियाणा हुरिकेन के नाम से एक प्रश्न आया था, प्रदीप नरवाल के नाम से भी एक प्रश्न आया था। तो जिस भी स्टेट के प्रश्नों को आप हल करेंगे, वहां के जो उनके लोकल खिलाड़ी हैं या फिर वहां के जो लेजेंड्स हैं उनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा ही प्रश्न अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो राजस्थान में कौन कौन महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर जब ऐसा प्रश्न बनेगा तो किसके बारे में पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट पुस्तक कपिल देव से संबंध रखती है। यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम आप देख रहे हैं, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और उनकी पुस्तकें और उनकी आत्मकथा, जैसे सुनील गावस्कर, सनी डेज, रन एंड रूइंस, वनडे वंडर्स। अब वनडे वंडर्स जो है ये प्रश्न 2018 में राजस्थान में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, बाई गॉड्स डिक्री। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में प्रश्न हमने पिछली जो क्लास है उसमें हमने डिस्कशन इसको किया है। किरण मोरे, विद ग्लव्स ऑन, संजय माजरेकर, इम्परफेक्ट, एम.एस. धोनी, द धोनी टच, युवराज सिंह, और इस तरह से कई खिलाड़ियों के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पीडीएफ भी आपको, ये तस्वीरें जो हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये टेलीग्राम पे मिलेगी। ये कहाँ मिलेंगी भाई? आपको टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में आपको क्या करना है, जाना है और सर्च करना है @PTI एग्जाम्स, और वहां पर जाने के बाद ऐसी खूब सारी तस्वीरें आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं की राष्ट्रीय टेबल टेनिस अकादमी कहां पर चलती है? अजमेर में चलती है। कहां पर चलती है भाई? अजमेर में ये अकादमी चलती है। 2019 का प्रश्न है, अभी भी ये वर्किंग है या नहीं है? ये अजमेर के जो विद्यार्थी देख रहे हैं तो बता सकते हैं भाई क्या अभी भी ये। चलिए आगे बढ़े। जोहान रोसेनजॉफ का संबंध किसके साथ है? जोहान रोसेनजॉफ का संबंध किसके साथ है? यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत करने का श्रेय इनको दिया जाता है। यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत करने का श्रेय इनको दिया जाता है। यूथ ओलंपिक खेल के संबंध में कुछ रोचक जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, और ये जानकारियां क्या देखिए, और ये क्या जानकारियां हैं? यूथ ओलंपिक गेम्स, प्रथम यूथ ओलंपिक गेम्स कहां हुए? सिंगापुर में हुए हैं। कब हुए? 2010 में हुए हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपने। जिसका विचार किसने दिया? जैक्स रोगे ने दिया। अब यहां पर 2 व्यक्ति है, यूथ ओलंपिक गेम्स पे अधिकार जमाने वाले 2 व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहानी है? ये इस
लाल रंग से जो लिखा हुआ है इसमें पता लगेगा। इस तरह के आयोजन का प्रथम विचार 1998 में ऑस्ट्रिया के जोहान रोसेनजॉफ द्वारा पेश किया गया। यानी कि आइडिया तो किसका था? जोहान रोसेनजॉफ का था। लेकिन आईओसी अध्यक्ष जैक्स रोगे और तत्कालीन अध्यक्ष जैक्स रोगे ने 6 जुलाई 2007 को ग्वाटेमाला सिटी में 119वें आईओसी सत्र में औपचारिक रूप से युवा ओलंपिक खेलों की योजना की घोषणा की। तो उन्होंने क्योंकि घोषणा की, उसके ऊपर मोहर लगाई, तो जैक्स रोगे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जोहान रोसेनजॉफ भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यूथ ओलंपिक के संबंध में 2 व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं और उनके रोल क्या क्या है, विचार किसने दिया और उसको स्थापित करने में मदद किसने किया। और फिर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि दोनों व्यक्तियों का नाम साथ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि नाम साथ में आता है तो एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर करके देगा कि ये विचार किसका था प्रथम और इसको लागू किसने किया, ये बताएगा आपको। अन्यथा किसके साथ संबंध है या फिर किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वहां पे इन दोनों में से एक व्यक्ति का नाम वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह से अगर शीतकालीन या फिर विंटर यूथ गेम्स की बात करें तो वो इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में 2012 में हुए हैं। इंसबर्ग ऑस्ट्रिया 2012 में हुए हैं। दोनों ही बातें आपने ध्यान यहां पर रखनी है, दोनों ही बातें आपने यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने कितने विश्व कप जीते हैं? भारतीय हॉकी टीम ने मात्र 1 विश्व कप जीता है। ध्यान रखना है, भारतीय हॉकी टीम ने 1 विश्व कप जीता है और वो कब जीता? 1975 में जीता है। कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए भाई। कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष। यानी कि 50 साल हो चुके हैं, भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप अभी तक नहीं जीता है। अंतिम विश्व कप जो हमने जीता था वो 50 साल पहले जीता था, 50 साल पहले जीता था। और इसी साल में, जैसे मार्च में हमने ये जीता था, मार्च 1950 में, तो मार्च 2025 में एक पुस्तक आई है, मार्च ऑफ ग्लोरी, जिसमें भारतीय हॉकी टीम का सफर बताया गया कि किस तरह से हमने कौन कौन से मैच जीते और किस तरह से कौन कप्तान था। कहानियां बताई है कि किस तरह से हमने अपना पहला खिताब, पहला विश्व कप जो है वो जीता था 1975 में। एकमात्र विश्व कप हमने जीता है। अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी में सबसे सफल टीम किसकी है? विश्व कप के मामले में जाहिर सी बात है, विश्व कप के मामले में सबसे सफल टीम पाकिस्तान है, जिसने सबसे ज्यादा विश्व कप जीते हैं। तो ये तथ्य भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। और इसे हम कप्तान कौन थे भाई? भास्करन। अगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर मैं गलत बता रहा हूं तो। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। और ये स्टेडियम है कहां पर? दिल्ली में। ये स्टेडियम है कहां पर? दिल्ली में स्टेडियम है ये। इसके पास और कौन से स्टेडियम है? जैसे मान लीजिए कि जिस रोड के ऊपर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बिल्कुल जस्ट पास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम है। तो बिल्कुल एकदम दीवार लगती है। तो अंबेडकर स्टेडियम की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम है, अंबेडकर स्टेडियम, वो किसके साथ संबंध रखता है? फुटबॉल के साथ संबंध रखता है। उसी रोड के ऊपर, दिल्ली में उसी रोड के ऊपर आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर एक स्टेडियम है जिसको आप नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, या अभी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। ये वही स्टेडियम है जहां पर प्रथम एशियन गेम्स 1951 में आयोजित करवाए गए थे। आगे 1951 के जो प्रथम एशियाई खेल थे उसका ये केंद्र था, प्रमुख स्टेडियम था 1951। ध्यान रखना है आपने। नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कब किया गया? 2002 में किया गया। ये भी आपने ध्यान रखना है, कब किया गया? 2002 में किया गया। तो एक ही रोड के ऊपर 3 प्रमुख स्टेडियम है। और उसी रोड पे थोड़ा और आगे निकलेंगे तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो भी आएगा, जिसके 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो एक रोड के ऊपर ये 4 स्टेडियम पड़ते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसको अभी अरुण जेटली स्टेडियम कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल का स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी का स्टेडियम है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू या फिर जेएलएन स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली का। उसी बिल्डिंग के अंदर नेशनल डोपिंग एजेंसी का हेड ऑफिस भी है, नाडा का हेड ऑफिस भी है। उसी के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी ऑफिस है, बिल्कुल उसके जस्ट पास में ही ऑफिस है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर ही 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो आयोजित करवाए गए थे। चलिए आगे बढ़े। टेनिस बॉल का व्यास कितना है? टेनिस बॉल का व्यास कितना है? 40 मिलीमीटर। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, बॉल का वजन कितना है? 2.7 ग्राम। 2.7 ग्राम। रंग क्या हो सकता है? सफेद या संतरी हो सकता है। व्यास कितना है? 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर है। रैकेट या फिर पैडल, रैकेट को रैकेट या फिर पैडल भी कह सकते हैं, और इस पैडल की वजह से पैडलर्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पैडलर्स कहा जाता है। किस खिलाड़ी को?
टेबल टेनिस के खिलाड़ी को, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहा जाएगा? पैडलर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैडल से खेलते हैं, इनको पैडलर्स कहा जाता है। शटलर्स किसको कहा जाएगा? बैडमिंटन के खिलाड़ी को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? बैडमिंटन के खिलाड़ी को कहा जाएगा। इसके बारे में अगर बात करो तो भाई 17 सेंटीमीटर अधिकतम इसकी लंबाई हो सकती है, और चौड़ाई की बात करें तो 15 सेंटीमीटर इसकी अधिकतम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किसके साथ है? या फिर अगर आप बात करें, जो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, उनमें से रोलैंड गैरोस में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित होती है? तो कौन सी प्रतियोगिता आयोजित होती है? यहां पर आप देख रहे हैं फ्रेंच ओपन यहां पर आयोजित होती है। इसके संबंध में अगर और बात करें, यहां पर आप ये पेरिस में या फिर फ्रांस में ये स्टेडियम बना हुआ देख रहे हैं, पेरिस या फिर फ्रांस में है। इसमें आपने देखना है कि जैसे जो प्रमुख स्टेडियम है उसके ऊपर ये कवरिंग है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर भी एक स्टेडियम, यहाँ पर भी एक मैदान है, यहाँ भी मैदान है, यहाँ भी कई सारे मैदान यहाँ पर है। और खास बात यहाँ पर क्या है कि सब में जो मिट्टी का उपयोग हुआ है वो कौन सी है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का उपयोग यहाँ पर हुआ है, लाल मिट्टी का उपयोग हुआ है। और फ्रेंच ओपन का बादशाह किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। नडाल को क्या कहा जाता है? फ्रेंच ओपन का बादशाह कहा जाता है। सबसे सफल खिलाड़ी हैं वो। इस साल इस संस्करण में भाग वो नहीं ले रहे हैं। इससे पहले के जो संस्करण उनमें भाग लिया करते थे, पिछले वर्ष उन्होंने संन्यास लिया है, पिछले वर्ष उन्होंने संन्यास लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोलैंड गैरोस जो है वो किससे संबंध रखता है? फ्रेंच ओपन से संबंध रखता है। और इसमें भी ये किससे संबंध रखता है? अगर खेल से बात करें तो ये टेनिस से संबंध रखता है, टेनिस से संबंध रखता है। डेड बॉल का संबंध किसके साथ है? बास्केटबॉल के साथ है। डेड बॉल कहीं कहीं फुटबॉल में भी उपयोग होता है। डेड बॉल का मतलब क्या है कि जब बॉल प्ले में नहीं है तो उसको डेड बॉल कहा जाता है। डेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी कह सकते हैं कि बॉल डेड हो चुकी है। फुटबॉल के अंदर भी आप डेड बॉल कहते हैं कि जब खेल में नहीं है तो डेड बॉल कहते हैं। और बास्केटबॉल में भी डेड बॉल जब गेंद रुकी हुई है। फिर बात करते हैं लोना। लोना कबड्डी का एक आप कह सकते हैं कि शब्दावली में होगा कि जहां पर एक टीम दूसरी टीम को ऑल आउट कर देती है, क्योंकि उनके साथ के साथ जो खिलाड़ी उनको आउट कर दिया जाता है। तो सभी खिलाड़ियों को जब आउट कर देते हैं तो आपको आउट करने के लिए बोनस अंक मिलते हैं, और उन बोनस अंक को क्या कहा जाता है? लोना कहा जाता है। कितने अंक आपको मिलते हैं? 2 अंक आपको मिलते हैं। यानी कि अगर मान लो कि एक खिलाड़ी जो है वो रेड पे गया और सामने वाली टीम में 2 खिलाड़ी हैं, तो वो दोनों को आउट कर देता है, तो दोनों को आउट करने पर उसको 4 अंक मिलेंगे। 2 तो उन खिलाड़ियों को आउट करने के लिए और 2 अतिरिक्त लोना के अंक मिलेंगे टीम को ऑल आउट करने के लिए। तो लोना के 2 अंक मिलेंगे। और कबड्डी से ये संबंध है। लिबेरो पिछली क्लास में विस्तृत चर्चा हो चुकी है, वॉलीबॉल के संबंध में बात है। एक डिफेंसिव खिलाड़ी है, बैक जोन में खेलता है, सर्विस नहीं करेगा, रोटेशन में भाग नहीं लेगा, अटैक नहीं करेगा। कप्तान ये बन सकता है, हालांकि कप्तान ये बन सकता है, अलग तरह की पोशाक ये पहनकर रखेगा। ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन का किसके साथ संबंध है? कुश्ती के साथ, रेसलिंग के साथ संबंध है। रेसलिंग में 2 प्रकार के आप देखेंगे, एक तो ग्रीको रोमन है और एक फ्री स्टाइल है। एक तो है ग्रीको रोमन और एक क्या है? फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन 2 प्रकार यहां पर देख रहे हैं। दोनों में वेट कैटेगरी जो है वो भी क्या है? अलग अलग रहेगी। वेट कैटेगरी भी अलग, ये ओलंपिक के लिए और ये नॉर्मल है। तो ग्रीको रोमन का संबंध किसके साथ है? रेसलिंग के साथ है। बैटम वेट वर्ग मुक्केबाजी का है, 125 से 135 पाउंड्स के बीच में ये वेट रहेगा। पोल डाइव का संबंध किसके साथ है? खो खो के साथ है। एक खो खो का एक ये स्किल है पोल डाइव, जहां पर आप इस तरह का आप तस्वीर में देख रहे हैं पोल डाइव। अन्य जो शब्दावलियां हो सकती है, पोल डाइव, रनर, चेजर, चेन, बैकहो, ट्रैपिंग, सडन चेज, थर्ड प्लेयर आउट, लेट एंट्री आउट, रिसीडिंग, फॉलो ऑन क्रिकेट में भी, और यहाँ भी है फ्री जोन, बुलेट तकनीक और ट्रिपल चेन। ये सारी की सारी क्या है? तकनीकें हैं या फिर शब्दावलियां हैं खो खो खेल में जिनका उपयोग किया जाता है। आईओसी द्वारा कितने भारतीयों को 2019 तक ओलंपिक अवार्ड प्रदान किए गए हैं? अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर ठीक करना है। ओलंपिक ऑर्डर की बात यहां पर हो रही है। ओलंपिक ऑर्डर की बात हो रही है। ओलंपिक ऑर्डर एक अवार्ड है या फिर आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च सम्मान है। ओलंपिक ऑर्डर यहां पर आप देखेंगे
आईओसी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर किसी भी तरह का मेडल हो, वो सर्वोच्च सम्मान नहीं है। सर्वोच्च सम्मान आईओसी द्वारा जो दिए जाने वाला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाला, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अगर किसी खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है तो सबसे बड़ा पुरस्कार को दिया जा सकता है, तो वो कौन सा ओलंपिक ऑर्डर है। अभी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उससे पहले आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, अभिनव बिंद्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर दो आपने तथ्य ध्यान रखने, एक तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान प्राप्त करने वाले, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, या फिर पहली भारतीय कौन थी, इंदिरा गांधी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ियों को दिया जाएगा, ये आप जब ओलंपिक अभियान को या फिर खेलों को बढ़ावा देते हैं, ओलंपिक अभियान है क्या, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, आप भाईचारे को बढ़ाते हैं, आप खेलों के माध्यम से खेलों को बढ़ाते हैं, या फिर जो शांति को बढ़ावा मिलता है, तो वो तमाम काम जो किए जाते हैं उसके लिए क्या दिया जाता है, ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर पहली महिला या फिर पहले भारतीय कौन है, इंदिरा गांधी है, 1983 में दिया गया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, लेकिन वो क्या है, 3 कैटेगरी यहाँ भी, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंज है। गोल्ड से सम्मानित सबसे पहले किसको किया, इंदिरा गांधी को, उसके बाद अन्य जो उनको सम्मानित किया गया, यहाँ पर 1975 है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, अगर आप अभिनव बिंद्रा के बारे में पढ़ेंगे तो आप बार बार ये देखेंगे कि अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, वहां पर थोड़ी सी चूक हुई है। पहले भारतीय कौन है, इंदिरा गांधी है। पहले भारतीय खिलाड़ी जिनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, ये कौन है, अभिनव बिंद्रा है। गोल्ड में अगर बात करें ओलंपिक ऑर्डर की, तो सबसे पहले भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ओलंपिक, बहुत अच्छा फैक्ट बनेगा, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा। और यहां भी बात हो रही है तो गोल्ड की बात हो रही है भाई, सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात नहीं हो रही है, गोल्ड मेडल की बात हो रही है या फिर गोल्ड की बात हो रही है। और यहाँ पर अवार्ड में दिया क्या जाएगा, यहाँ पर अवार्ड में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और यहाँ पर एक गले के अंदर एक हार नुमा एक संरचना है, वो प्रदान की जाती है। तो ये फैक्ट आपने यहाँ पर 2 ध्यान रखने हैं। चलिए, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा एक मंच मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर आप आंख बंद करके विश्वास करें और तमाम आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक विद्यार्थी को क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक विद्यार्थी को बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, उसको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, और ये तीनों की तीनों चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म तैयारी कर लो पर मिल रही है, तैयारी कर लो पर मिल रही है। बहुत जल्दी हमारे नए कोर्स भी जो है वो आने वाले हैं। नए कोर्सेज के साथ आपको टेस्ट सीरीज, जो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स हैं वो निःशुल्क वहां पर मिलने वाले हैं। तो आप तैयारी कर लो पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। अगले सप्ताह से हम नए कोर्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, नए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और बेहतरीन कंटेंट जैसा आपको यहाँ पर जितना भी कंटेंट आप अगर क्लासेस देखेंगे तो उनके अंदर जानकारी जो है बहुत टू द पॉइंट होगी, कोई भी फालतू बात आपको यहाँ पर बीच में क्लासेस में नहीं नजर आएगी। और जितने भी आंकड़े हमारी तरफ से प्रस्तुत किए जाएंगे उनमें प्रयास ही हमेशा ये रहता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी जो है वो दी जाए, जिससे विद्यार्थी का जो नुकसान है ना हो। तो आप तैयारी कर लो के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है उसको और बेहतर कर सकते हैं। चलिए, खेले जाने का सही क्रम से खेले जाने के आधार पर, या फिर किस वर्ष में किस आधार में ये खेले जाते हैं, किस तरह ये खेले जाते हैं, उसका सही क्रम क्या होगा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाएगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन होगा, और सबसे अंत में
यूएस ओपन होगा। तो ये चारों के चारों इसी क्रम में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन इसी क्रम में खेले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं, इसी क्रम में इनको रखा गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आयोजन कहाँ कहाँ होगा इनका? मेलबर्न में होगा, पेरिस में होगा, लंदन में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। अभी आपने जो रोलैंड गैरोस स्टेडियम देखा वो कहाँ पर है? पेरिस में है। और कब इनका आयोजन होता है? जनवरी में, मई जून में, जुलाई में और अगस्त सितंबर में। अभी आप देख रहे हैं, अभी फ्रेंच ओपन जो है वो चल रहा है, अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है। और फ्रेंच ओपन के जस्ट बाद में कौन सा होगा? विंबलडन होगा, जहां पर आप बहुत सारे क्रिकेटर भी आमतौर पर जाते रहते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर भी आमतौर पर जाते रहते हैं। मैदान कौन कौन से हैं? हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास। अब इनमें देखिए, ग्रास पर कौन सा खेला जाएगा? विंबलडन खेला जाएगा। और क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाएगा? फ्रेंच ओपन खेला जाएगा। तो ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। ग्रास पर कौन सा खेला जाता है, क्ले पर कौन सा खेला जाता है, या लाल मिट्टी पर कौन सा खेला जाता है? ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेनिस से पूछे जाते हैं। हेप्टाथलॉन का सही क्रम क्या है? महिलाओं के लिए 7 इवेंट, पुरुषों के लिए डिकैथलॉन होता है और महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन होता है। उसका सही क्रम क्या है? 100 मीटर ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर। प्रथम दिन 100 मीटर, अब यहाँ पर 100 मीटर हर्डल्स होंगे। उसके बाद हाई जंप, शॉर्टपुट, 200 मीटर स्प्रिंट है। और अगले दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन और 800 मीटर होंगे। महिलाओं ने पहली बार 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेलों में 5 स्पर्धाओं वाले पेंटाथलॉन में भाग लिया। लॉस एंजलिस 1984 में ओलंपिक खेलों में इस आयोजन को 7 इवेंट हेप्टाथलॉन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। पहले महिलाओं ने भाग पेंटाथलॉन में लेना शुरू किया, उसके बाद 1984 लॉस एंजलिस खेलों के अंदर इसे परिवर्तन किया गया और इसको हेप्टाथलॉन के अंदर चेंज कर दिया। पयोली एक्सप्रेस, पीटी उषा। पहली क्लास को याद कीजिए, पहले प्रश्न को याद कीजिए। गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। पयोली एक्सप्रेस किसको कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। उड़न परी किसको कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट होंगे। पयोली एक्सप्रेस किसका उपनाम है? पीटी उषा का नाम है। केरला से इनका संबंध है और 1982 के जो एशियाई खेल है उनमें इन्होंने पहली बार भाग लिया था। भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन के पिता कौन है? श्री समर्थ रामदास स्वामी हैं। यूनिट नंबर 3 में आप इनको पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी के ये गुरु हैं और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर उस समय मुगल और मराठों के बीच में द्वंद्व चल रहा था, या फिर कह सकते हैं कि अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष जो मराठे कर रहे थे। तो उस संघर्ष में अपना योगदान कैसे दिया जा सकता है? जब आप शारीरिक रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो इन्होंने हर हनुमान मंदिर के साथ या फिर हनुमान मंदिर के साथ गांवों के अंदर अखाड़े बनाने का आह्वान किया। अखाड़े बनवाए, लोगों से सूर्य नमस्कार, तलवारबाजी, मलखम आदि व्यायाम करवाने इन्होंने शुरू किए। तो भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन के या फिर जिम्नेजियम मूवमेंट ऑफ इंडिया के ये जनक कहलाए, या फिर फादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम मूवमेंट ये कहलाए। ट्रैम्पोलिन का संबंध किसके साथ है? जिम्नास्टिक के साथ है। ट्रैम्पोलिन का संबंध किसके साथ है? जिम्नास्टिक के साथ है। ट्रैम्पोलिन और टम्बलिंग, यहां पर आप ट्रैम्पोलिन देख रहे हैं। ट्रैम्पोलिन एक इस तरह से आप उपकरण देख रहे हैं, उपकरण के ऊपर खिलाड़ी यहां पर जंप करेगा और जंप करने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने हवा के अंदर कुछ ये करतब करे, करतब करने के बाद ये वापस पुनः नीचे की तरफ आता है। और टम्बलिंग क्या है? आप एक कोने से दूसरे कोने पर करतब करते हैं। ट्रैम्पोलिन और टम्बलिंग भी FIG के तत्वाधान में है। ट्रैम्पोलिन को 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों में पुरुषों और महिलाओं के आयोजन के रूप में शुरुआत की, लेकिन ओलंपिक प्रतियोगिता केवल व्यक्तिगत है। यहाँ पर खूब सारी और अन्य जानकारी जो है दी हुई है, जो हमने जिम्नास्टिक गेम के साथ भी कवर की है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन जो 1920 हुआ। टेनिस कोर्ट 78 फीट इंटू 36, इसकी मेजरमेंट जो है ये भी कई बार पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर टेनिस कोर्ट को देख रहे हैं। टेनिस कोर्ट के अंदर मेजरमेंट जो आप देखेंगे या फिर मेजरमेंट जो महत्वपूर्ण है, उसमें पहली चीज तो आप ये देखिए कि कुल लंबाई कितनी है। तो लंबाई जो है वो कितनी है? 78 फीट है। ये फीट के अंदर आता है, 78 फीट है। अगर बात करें चौड़ाई की, तो सिंगल्स के लिए, पहले हम डबल्स की बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक हम बात करें तो ये 36 है। कितना है? 36 फीट है। किसके लिए? डबल्स के लिए। जब 4 खिलाड़ी खेलेंगे, यानी कि 2 इस तरफ 2 इस तरफ। अगर बात करें सिंगल्स, तो सिंगल्स की जब बात आएगी तो सिंगल्स की बात आते ही यहां की जो मेजरमेंट है, इस लॉबी की जो मेजरमेंट है 4 फीट 6 इंच इसकी मेजरमेंट है। तो 4 यहां पर, 4 यहां पर, कितना हुआ? 8 और 6 इंच, यानी कि 1 फीट बन गए। तो ये कितना हो गया? कुल 9 फीट हो गए।
तो 9 फीट यहां से निकालो, 9 फीट यहां से निकालो, तो 36 में से 9 अगर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा भाई? 27 फीट। 27 फीट सिंगल्स के लिए है। मैदान की जो लंबाई है वो सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए सेम रहेगी, लेकिन चौड़ाई जो है वो डबल्स के लिए कितनी होगी? 36 होगी, और सिंगल्स के लिए कितनी होगी? 27 फीट होगी। उसमें दोनों तरफ से 4 फीट 6 इंच की जो गैलरी है, एलए है, उसको हटा दिया जाएगा। जमीन से टेबल टेनिस, जमीन से टेबल टेनिस के टेबल की सतह, प्लेइंग सरफेस की ऊंचाई कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर होगी। इसको भी थोड़ा विस्तृत रूप से हम देख लेते हैं। कोर्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में बात हमने अभी की है। निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए भाई। चलिए बात करें टेबल की, तो टेबल के अंदर महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो ये है कि अगर आप जमीन से, अगर यहां से आप मेजरमेंट करें जमीन से और ऊपर के हिस्से तक करें तो कितना होगा? 76 सेंटीमीटर होगा। 76 सेंटीमीटर रहेगा। 76 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी? 274 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 152.5 सेंटीमीटर। 152.5 सेंटीमीटर होगी। 152.5 सेंटीमीटर। तो तीनों की तीनों मेजरमेंट आपने ध्यान यहां पर रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है भाई। प्रथम ओलंपिक दिवस मनाया गया 23 जून 1948। 23 जून अभी आने को ही है, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है 23 जून को। 23 जून क्योंकि ओलंपिक दिवस है तो इस बार 23 जून के ऊपर अध्यक्ष जो है वो बदला जाएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की तैराक और राजनीतिज्ञ है। क्रिस्टी कोवेंट्री प्रथम महिला अध्यक्ष बनने जा रही है। तो आगे जो भी एग्जाम होंगे उनमें प्रश्न पूछे जाने की प्रबल प्रबल संभावना है। तो ध्यान रखना है आपने 23 जून को 1948। रिले रेस में बैटन की लंबाई क्या होगी? रिले रेस। अब यहां पर दो शब्द आपने ध्यान रखने हैं, रिले और रैली। रैली का संबंध तो है जहां पर दो कोर्ट हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रही है, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, चाहे वॉलीबॉल हो, वो तो क्या रैली है। और रिले का संबंध किसके साथ है? एथलेटिक्स के साथ है। रिले में बैटन की लंबाई कितनी है? 28 से 30 सेंटीमीटर है। 28 से 30 सेंटीमीटर या फिर 280 से 300 मिलीमीटर है। डूरेंट कप की बात करते हैं। डूरेंट कप खूब पूछा जाता है। डूरेंट कप की शुरुआत कब हुई? 1888 में हुई। फुटबॉल का कप है, शिमला से इसकी शुरुआत हुई डूरेंट कप की। डूरेंट कप के बारे में थोड़ा सा हम इतिहास इसका देख लेते हैं। क्या हमने कुछ मिस कर दिया कि एक आधा क्वेश्चन? यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हुआ है। प्लेइंग सरफेस, खेलने की सतह इनमें से कौन सी है? तो उनमें से टेराफ्लेक्स एक खेलने की सतह थी। वहां पर 2-3, अब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता कहां से है? ये क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 8 में से, जहां पर आप इक्विपमेंट्स के बारे में देखते हैं या फिर फैसिलिटीज के बारे में देखते हैं, वहां से ये प्रश्न आता है। और इस प्रश्न में पूछा क्या जाता है? और इस प्रश्न में पूछा क्या जाता है? इस प्रश्न में पूछा जाता है, आपसे 3-4 नाम दिए मिलेंगे, जैसे मशीनों के नाम दे देंगे, कुछ अलग अलग जो फैंसी मशीनों के नाम है या फिर बाहर के जो नाम है मशीनों के 3-4 नाम देंगे, और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी खेलने की सतह है या कौन सी खेलने की सतह नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो प्लेइंग सरफेस कौन सी है? टेराफ्लेक्स है। यहाँ पर खेलने की सतह कौन कौन सी हो सकती है? मिट्टी हो सकती है, घास हो सकती है, लकड़ी की सतह हो सकती है, सीमेंट की हो सकती है, सिंथेटिक हो सकती है, कृत्रिम घास होती है। और कृत्रिम सतह की बात करें तो एस्ट्रोटर्फ है, टेराफ्लेक्स है, ये कृत्रिम सतह हो सकती है। कृत्रिम घास भी हो सकता है और कृत्रिम इस तरह से वुडन जो फ्लोरिंग की होती है वो भी हो सकती है। तो टेराफ्लेक्स कृत्रिम सतह है। बात हम डूरेंट कप की कर रहे थे। डूरेंट कप की बात करें तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता है, भारत की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता। भारत की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता डूरेंट कप। स्थापना कब हुई? 1888। शुरुआत कहां से हुई? शिमला से हुई। डूरेंट कप के विजेता को 3 ट्रॉफी मिलती है। ये एक बड़ी अनोखी बात है कि जो डूरेंट कप जीतता है उसको 3 ट्रॉफी मिलती है। कौन कौन सी? एक डूरेंट कप मिलेगा, एक शिमला ट्रॉफी मिलेगी जो रोलिंग ट्रॉफी है, और इसके अलावा एक अन्य ट्रॉफी प्रेसिडेंट्स कप दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रथम बार दिया गया था, स्थायी रूप से विजेता को दी जाती है। एशिया में सबसे पुराना मौजूदा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है और दुनिया की 5वीं सबसे पुरानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक सर हेनरी मोर्टिमर डूरेंट के नाम पर रखा गया, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता, पश्चिम बंगाल का यह क्लब है। प्रथम गैर ब्रिटिश टीम थी जिसने यह कप जीता 1940 में। 1888 से यह कप शुरू हुआ
और प्रथम बार किसी भारतीय टीम ने जीता कब? 1940 में। प्रतिवर्षीय होती है, अभी भी चल रही है। अगर आपका एग्जाम सितंबर के आसपास होता है तो डूरेंट कप का आयोजन अगस्त के आसपास करवा लिया जाता है। तो आप डूरेंट कप का विजेता जरूर देखकर जाइएगा, कौन सा उसका संस्करण है ये जरूर देखकर जाइएगा। पहले से मैं आपको ये बता रहा हूं। और यहाँ पर जो 3 ट्रॉफी की बात हो रही है, 3 ट्रॉफी की बात जो हो रही है, वो 3 ट्रॉफी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। यहाँ पर आप 3 ट्रॉफी देख सकते हैं। यहाँ पर आप 3 ट्रॉफी जो है वो देख सकते हैं। ट्रॉफी नंबर 1, 2 और 3। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो एक ट्रॉफी आपको यहाँ नजर आ रही होगी, एक ट्रॉफी यहाँ नजर आ रही होगी, एक ट्रॉफी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। विजेता टीम को मेडल्स भी दिए जाते हैं और ये ट्रॉफीज भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1934 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। शटलर्स बैडमिंटन के खिलाड़ियों के नाम है। 1934 में स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम भारतीय प्रतियोगिता 1934 कलकत्ता में हुई। ओलंपिक में शामिल 1992 में हुआ। एशियन गेम्स में 1962 में हुआ। अब एक यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि 1934 में ही भारतीय संघ की स्थापना होती है और 1934 में ही अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय की स्थापना होती है। चलिए, स्वप्ना बर्मन का संबंध खिलाड़ी है किसके साथ संबंध है? वेट लिफ्टिंग के साथ संबंध है। फर्स्ट ब्रेक किसका किसके संबंध है? बास्केटबॉल के साथ। बास्केटबॉल के अलावा फर्स्ट ब्रेक हैंडबॉल में भी है। कुछ ऐसा ही फर्स्ट ब्रेक से मिलता जुलता आप कह सकते हैं कि काउंटर अटैक। काउंटर अटैक किसमें होंगे? फुटबॉल और हॉकी में होंगे। फर्स्ट ब्रेक कह लो चाहे काउंटर अटैक कह लो, एक ही चीज है दोनों। क्या करते हैं, आपके ऊपर दूसरी टीम अटैक कर रही है और आप फटाफट उनसे पोजीशन लेते हैं, फटाफट उनसे बॉल छीनते हैं और फटाफट उनके ऊपर क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। बास्केटबॉल में और हैंडबॉल में उसको फर्स्ट ब्रेक कहा जाएगा। फुटबॉल में और हॉकी में उसको काउंटर अटैक कहा जाएगा। ध्यान रखना है आपने। 400 मीटर हर्डल की अंतिम हर्डल और फिनिश लाइन के बीच दूरी क्या है? 40 मीटर बीच में दूरी है। 40 मीटर क्या है? बीच में दूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पुरुषों के हर्डल की बात की जाए 400 मीटर के अंदर तो 0.194 मीटर ऊंचाई होगी और महिलाओं के लिए 0.762 मीटर ऊंचाई होगी। और यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पहले हर्डल के बीच में 45 मीटर की दूरी है, उसके बाद सभी के बीच में 35 मीटर की दूरी है और अंतिम हर्डल से लेकर फिनिश लाइन के बीच में 40 की दूरी है। तो यहाँ पर आप 45, 35, 40 लिख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फर्स्ट हर्डल की बात करें और फर्स्ट से लेकर और अन्य जितने भी हैं उनके बीच की दूरी है और लास्ट से लेकर फिनिशिंग लाइन तक बात करें तो 40 मीटर की दूरी है। ये सारी की सारी संख्या किसमें? मीटर में है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई अपडेट नहीं है, इनको आप स्क्रीनशॉट लें तो अगर ध्यान रखना, अगर आप लिखना चाहते हैं। वैसे नाम इतना डिटेल में नहीं आएगा। चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर विराम देंगे हम। क्लास ठीक लंबाई में जा चुकी है। क्लासेस पसंद आती है तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। कोई गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सजेशन है आपके, आप चाहते हैं कि वो क्लासेस लगाई जाए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बुक के संबंध में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन आपका है। चलिए भाई, क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सहयोग करते रहिए, इसी तरह साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।